लेकिन जब हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास उनके मार्गदर्शन के लिए गए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें किसी को जाके कोई ये एहसास नहीं दिलाना है कि हमने इतने सारे काम किए हैं, हमने सबके पास जाके जताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शायद ही कोई एक व्यक्ति हो इस देश में जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 वर्ष में किसी ना किसी तरीके से छुआ ना हो, उनके जीवन में परिवर्तन में बदलाव के लिए काम ना किया हो। शायद ही कोई व्यक्ति आपको पूरे देश में मिलेगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना थी, जिसको व्यक्त करने, जिसको आपके साथ साझा करने मैं आज आया हूं, उनका भाव था कि हम सब ने अपनी कृतज्ञता आप सब तक पहुंचानी है, आपका साधुवाद करना है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को मौका दिया। एक बार नहीं, 2 बार मौका दिया, साधारण नहीं पूर्ण बहुमत के साथ मौका दिया। और 2014 हो या 2019, राजस्थान के भाई बहनों ने तो इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को कि दोनों वक्त सभी सीटें मोदी जी के झोली में डाली, उनको और सशक्त किया। और आपके समर्थन, आपके प्यार की वजह से गत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के सोचने का ही ढंग बदलने का प्रयास किया। प्रयास में अलग अलग विषय जुड़े हुए हैं पूरे देश के संबंध में, राजस्थान के संबंध में। और मुझे लगता है कि कोई भी विशेषज्ञ अगर कलम लेके लिखने जाए तो शायद आजादी के बाद 75 वर्ष में ये एक सुनहरा 9 वर्ष का समय गुजरा है भारत के लिए, जिसमें इस देश के हर गरीब को, इस देश के निम्न मध्यम वर्ग या हर मध्यम वर्ग परिवार को, इस देश के हर किसान को, इस देश के व्यापार या उद्योग जगत के लोगों को, समाज के उन लोगों को जो वंचित रहे, शोषित रहे, पीड़ित रहे, जिन्होंने वास्तव में प्रगति और विकास का लाभ देखा नहीं था, ऐसे हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 9 वर्षों में अपने अलग अलग कार्यों से किया है। मुझे अभी भी याद है 2014 में जब सरकार नई नई चुन के आई थी, मेरा सौभाग्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे भी मौका दिया उनके साथ काम करने का, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में सीखने का, समझने का, सेवा करने का। तब पहली बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको कहा कि हमारी सरकार कभी चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए, चुनाव की चिंता करते हुए फैसले नहीं लेगी, काम नहीं करेगी। अब चुनाव पूरा हो गया है, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। हमें एक निर्णायक सरकार देनी है, हमें एक ऐसी सरकार देनी है जो गरीबों के लिए समर्पित हो, जो किसानों के लिए समर्पित हो, महिलाओं के लिए समर्पित हो, युवाओं के लिए समर्पित हो, हर उस वर्ग की चिंता करे जो वर्षों से वंचित रहे हैं। सरकार का एक एक पाई जो इस देश की जनता इकट्ठा करती है, कोई टैक्स दे रहा है, कोई जीएसटी दे रहा है,
अलग अलग प्रकार से देश की जो संपत्ति सरकार के पास आती है उसको भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से समाज के उन वर्गों तक पहुंचाना है जिन्होंने इतने वर्षों तक तकलीफें सही, जिन्होंने इतने वर्षों तक खोखले आश्वासन और घोषणाएं सुनी, उनके जीवन में एक नया बदलाव लाना है। और ये बदलाव बिना भेदभाव के, ये बदलाव इस प्रकार से नहीं कि किसने बीजेपी को वोट दिया, किसने बीजेपी को वोट नहीं दिया, इस प्रकार से नहीं कि इस राज्य में हमें सीटें आई, इस राज्य में सीटें कम आई। ये देश उस समय 130 करोड़ लोग थे, 130 करोड़ जनता की सरकार है और 130 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम ये सरकार करेगी। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 9 वर्ष तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हर काम में, अपने हर योजना के तहत देश की सेवा, गरीब कल्याण और देश में पारदर्शिता लाकर सुशासन को प्राथमिकता देने का काम किया है। 9 वर्ष जिसमें जब 4 करोड़ लगभग परिवारों को मुफ्त में घर मिलता है और एक प्रकार से 4 करोड़ परिवार लखपति बन जाते हैं, तो इसमें सिर्फ एक परिवार को घर देने की भावना नहीं है। भावना यह है कि जब घर बनता है, एक पक्का घर किसी को मिलता है, तो उस परिवार के पूरे रहन सहन का, उनके काम करने का ढंग, बच्चों को पढ़ाई के अवसर, जीवन स्तर, हर एक चीज में बदलाव आता है, सुधार आता है। आखिर हर घर में शौचालय है, हर घर तक बिजली है, इन 4 करोड़ घरों में कुकिंग गैस का कनेक्शन है। हर प्रकार से ये जो 4 करोड़ घर दिए गए, इन्होंने 4 करोड़ परिवार यानी देश की लगभग 15-20% जनसंख्या के जीवन में एक नया भविष्य, एक नया सुनहरा भविष्य देने का काम किया है। और कल मुझे मौका मिला गोठवाड़ी, एक आदिवासी गठवाड़ी, एक आदिवासी क्षेत्र में जाने का। एक ग्राम पंचायत में 144 आदिवासी परिवारों को एक पक्का घर मिला है, सिर्फ एक ग्राम पंचायत में। एक परिवार के साथ रूबरू चर्चा करने का मौका मिला, उनके घर में जाके बेटियों ने बड़े प्यार से कुकिंग गैस सिलेंडर के ऊपर चाय बनाई मेरे सामने, और शायद ही मैंने ऐसी स्वादिष्ट चाय कभी पी होगी जो उन्होंने इतने प्यार से कुल्हड़ में मुझे पिलाई। मुखिया परिवार का एक दिव्यांग भाई था, तकलीफ में था, माता काम करती थी, 8 बेटियां थी उनकी, लेकिन एक एक को मिलके जो चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, मैं समझता हूं हम जयपुर और मुंबई और दिल्ली वाले ये देख के हम समझ ही नहीं पाएंगे कि मुस्कुराहट कितनी अमूल्य है। जब माता बता रही थी कि वो टिन शेड, एक बाहर टिन शेड था, कि हम पहले उस टिन शेड में रहते थे, जब बारिश आती थी तो पूरे समय पानी में भीगे रहते थे, बच्चे बीमार रहते थे, ज्यादा बारिश आ गई कीचड़ अंदर चले जाता, सभी जो घर का सामान है खराब हो जाता।
ज्यादा बारिश आ गई या पानी बरस गया तो तब तो चूल्हे पे भोजन पकाते थे, कोयले से या लकड़ी से, तो भोजन भी नहीं पका पाते थे। शौचालय की तो सुविधा थी ही नहीं। पेड़ वगैरह तोड़ के अपना जीवन बिताते बिताते हरियाली और पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़ रहा था। अब आप कल्पना करिए उन 8 बेटियों के भविष्य की, अगर उन्हें वो टिन शेड के अंदर रहना पड़ता। आप कल्पना करिए अगर हम में से किसी के बच्चे को इस प्रकार का जीवन बचपन से ही जिंदगी भर बिताना पड़े तो कितनी पीड़ा होगी, कितनी मुश्किल होगी। आखिर 60% गांव में 60% और शहरों में लगभग 40-45% ऐसे घर थे जिनको 2014 तक शौचालय भी नहीं था। हमारी माता, बहनें, बहुएं, बेटियों के साथ कितनी नाइंसाफी थी, कितनी बेइज्जती होती थी हमारे बहनों की अगर उन्हें सूर्योदय के पहले जाके शौच करना पड़े। सरकारें आई, सरकारें गईं और अधिकांश तो कांग्रेस ने इस देश में लगभग 5 दशक तक राज किया। इतने सारे नारे दिए, गरीबी हटाओ का नारा दिया, दुनिया भर के झूठे आश्वासन और घोषणा पत्र में वादे किए, लेकिन मूलभूत सुविधाओं तक पे कभी उनकी नजर नहीं गई थी। आज भारत विश्व में सर उठाकर बोल सकता है कि पूरे देश में हर घर तक शौचालय पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आप कोई डॉक्टर को पूछेंगे तो बताएंगे कि शौचालय नहीं होने से कितनी बीमारियां फैलती हैं। मुझे कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि सर्विकल कैंसर जो हमारी माता बहनों को होता है उसका प्रमुख कारण 2 है। एक शौचालय की सुविधा नहीं होना और दूसरा सैनिटरी पैड्स महिलाओं को नहीं मिलना। प्रधानमंत्री मोदी जी समस्या को भली भांति समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं एक सामान्य परिवार से आते हैं। उन्होंने अपने बचपन में, अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया है कठिनाई क्या होती है। गांव में एक छोटे घर में रह के क्या क्या कठिनाइयां माता बहनें परिवार को झेलनी पड़ती है, और उन्होंने अपने एक एक अनुभव को किस प्रकार से देशवासियों को वो समस्याएं ना झेलनी पड़े, उनके लिए काम करते करते उस परिवर्तन पे अपने आप को 9 वर्ष पूरी तरीके से झोंक दिया, जिसके फलस्वरूप आज शौचालय भी है। हमारी माता बहनों के लिए 1 रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध होता है। जन औषधि की 9,500 के करीब आज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP के माध्यम से आज 9,500 जन औषधि की दुकानें देश भर में सैनिटरी पैड्स 1 रुपए में उपलब्ध कराती है। जब समस्याओं को जड़ से आप निकालो तो उसका प्रभाव कई गुना ज्यादा होता है। आखिर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम कितने किस्से सुनते थे। गरीब परिवार में कोई बीमार हो गया,
जितना पैसा बचा बचत थी, थोड़ा बहुत घर पे माता बहन ने संभाल के रखा था, बहू ने संभाल के रखा था, कोई एक व्यक्ति बीमार होता था, पूरा पैसा उसमें चले जाता था, उल्टे लोन लेना पड़ता था, जिसके कारण जिंदगी भर फिर उस लोन को चुकाने में व्यक्ति परेशान रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़, लगभग 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम, विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, हेल्थ सेफगार्डिंग प्रोग्राम, विश्व का सबसे बड़ा भारत में लागू किया। जब कोविड की महामारी आई, पूरे विश्व में चिंता थी कि किस प्रकार से भारत, जो कोई बहुत समृद्ध देश नहीं है, जिसकी ताकत में, आर्थिक ताकत अभी भी बहुत काम करना बाकी है, सबकी चिंता थी कि भारत में सब लोगों तक अनाज कैसे पहुंचे, क्या लोग भूखे सोएंगे, भूखे रहेंगे। लॉकडाउन आया तो सबकी चिंता थी कि दूर दराज के इलाके में अनाज कैसे पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चिंता में अलग अलग योजनाएं लाकर आत्मनिर्भर भारत के एक पैकेज के माध्यम से लगभग 20 लाख करोड़ रुपए खर्च कर उन्होंने पूरे कोविड काल में भारत को सुरक्षित भी रखा और भारत के लोगों को भी सुरक्षित रखा, लोगों के जीवन को भी सुरक्षित रखा। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, जिसके तहत 80 करोड़ गरीब या निम्न मध्यम वर्ग लोगों को तक 2 गुना अनाज, यानी 5 किलो प्रति व्यक्ति के बदले 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज पूरी तरीके से मुफ्त, ये एडिशनल अनाज 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर 28 महीने तक लोगों को भी सुरक्षित रखा। और आज गर्व के साथ भारत कह सकता है कि भारत में कोई बच्चे को कभी भूखा नहीं सोना पड़ता, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर पे रात को भोजन नहीं बनता और स्टार्वेशन की वजह से, भूखमरी की वजह से भारत में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होती है। भाइयों बहनों, ये मैं इसलिए आपको थोड़ी जानकारियां दे रहा हूं कि बिजली हो, अभी अभी माननीय राजवर्धन जी बता रहे थे, पानी हो, आजकल नल से जल का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। 2014 तक मात्र 3 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचता था। जल जीवन मिशन के तहत लाखों करोड़ रुपए खर्च के देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ की चोटी हो, चाहे वो घने जंगल हो, लोगों के घरों तक नल से जल पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और गत कुछ वर्षों में 3 करोड़ से बढ़कर अब 11 करोड़ से अधिक घरों तक ये नल से जल पहुंच चुका है। आगे आने वाले 2-2.5 वर्षों में हर घर तक नल से जल पहुंच जाए। लेकिन ये भी बात सत्य है कि हजारों करोड़ रुपए मिलने के बावजूद और राजस्थान में कई जगह पे योजना लागू हो जाने के बावजूद पता चल रहा है कि लोगों के घर में नल से अभी तक जल नहीं मिला, क्यों राजस्थान की सरकार योजनाओं को आधी अधूरी लटका के रख रही है, खत्म नहीं कर रही है, चालू नहीं कर रही है पानी, और लोग त्रस्त हैं। और राजस्थान में तो पानी की किल्लत हम वर्षों से सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र सरकार से 5,700 करोड़ से अधिक यहां पे नहर से पानी आए,
अलवर में और अलवर से राजस्थान के अंदर पानी पहुंचे, इसकी योजना को भी मंजूरी दी, लेकिन राज्य सरकार उस पर भी काम नहीं कर रही है। तो जीवन के हर पहलू को, हर घर तक बिजली पहुंचाना, हर घर तक नल से जल पहुंचाना, देश के कोने कोने तक, हर ग्राम पंचायत तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना, इंटरनेट पहुंचाना, 4G का मोबाइल पहुंचाना। अब 5G भी लॉन्च हो गया है। इस वर्ष के अंत तक जयपुर में भी 5G आ जाएगा। हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को एक पक्का घर मिलना, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं देना, अच्छी शिक्षा सभी को मिले, उसके लिए नई यूनिवर्सिटीज खोलना, लगभग 600 से अधिक नई यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस खुले, IIT, IIM, 7 IIT, 7 IIM नहीं बने, मेडिकल कॉलेज लगभग दुगने हो गए, 700 के करीब थे, आज लगभग 1450 हो गए हैं। मेडिकल सीटें लगभग डबल करनी, हर एक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में मिले, देश भर में उसको सुनिश्चित करना। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है, वो सोच इसमें दर्शाती है कि बिना भेदभाव के देश के हर व्यक्ति तक जो समस्याएं वर्षों से देश को परेशान कर रही थी, जिन समस्याओं के ऊपर हिंदी में अलग अलग भाषाओं में पिक्चरें बनती थी, गाना बनते थे, कभी एक समय पे बनती थी पिक्चर रोटी कपड़ा और मकान, कभी पिक्चरों में देखने मिलता था गरीब व्यक्ति का कैसे भूखमरी से दिन रात तकलीफ में गुजारना पड़ रहा है, देखने मिलता था स्वास्थ्य सेवाओं की किल्लत कैसे लोगों को परेशान कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको प्राथमिकता देते हुए, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, एक जीवन की जो बेसिक नीड्स है, पानी, बिजली, कुकिंग गैस कनेक्शन, आज के नए परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कनेक्टिविटी, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाकर सड़कों का जाल देश भर में बिछाना, हाईवेज हो या ग्रामीण सड़क हो, दोनों पर लाखों करोड़ रुपए खर्चना, हमारे बंदरगाह पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ाना जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ सके और युवा युवतियों को नए अवसर मिले, काम के, नौकरी के, स्वयं रोजगार के, उद्योजक बनने के, उद्योग करने के, व्यापार करने के। चौलिए और भ्रष्टाचार में निकल जाते हैं, वो तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री की सोच हो सकती है, वो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सोच हो सकती है, जो बैठ के पंजीकरण कर रहे हैं, जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उसका पंजीकरण कर रहे हैं। सबको पता है कि उज्ज्वला योजना के तहत हर एक उज्ज्वला सिलेंडर पे केंद्र सरकार सब्सिडी भेज रही है सीधा खाते में, ईमानदारी से। लेकिन शायद दाल में कुछ काला है, इनको कुछ ईमानदारी से वो डेटाबेस के हिसाब से पैसा नहीं भेजना है, हर एक लाभार्थी को नहीं पहुंचाना है। नियत में कुछ खोट है। खोट इसलिए है कि 4.5 सालों तक तो चिंता नहीं हुई कि मुफ्त में बिजली दे दो, सिलेंडर सस्ता कर दो। जब पेट्रोल डीजल के दाम मोदी जी कम कर रहे थे तब तो राजस्थान सरकार ने 1 रुपया भी वैट कम नहीं किया। वर्षों वर्षों तक आप सबके ऊपर बोझ बनाए रहे। महंगे पेट्रोल, महंगे डीजल का, शायद देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिलता है, देश में सबसे महंगा, उसकी कभी चिंता नहीं हुई। लेकिन चुनाव नजदीक आया,
प्रेशर बढ़ गया, चिंताएं होने लग गई। लोगों से मिले, ध्यान में आया लोगों में तो आक्रोश बहुत है। ध्यान में आया कि मंत्री तो सब भ्रष्ट थे ही थे, विधायक भी भ्रष्ट हो गए हैं। ध्यान में आया बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि 16 बार पेपर कैसे लीक हो गया। ध्यान में आया कि ये कैसी विडंबना है कि एक ही परिवार के चलाए हुए एक ही इंस्टीट्यूट के पास पेपर भी पहुंच जाते हैं, एक ही वर्ग, एक ही जगह से सभी लोग पास हो जाते हैं, सभी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। इस सब के पीछे जब जनता का आक्रोश देखा तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने अनुभवी राजनेता को अभी तक राजस्थान की जनता नहीं समझ में आई कि ये जनता को बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। ये जनता है जो सब समझती है। राजस्थान के लोग भली बातें जानते हैं उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो भली बातें देख रहे हैं कि ये पंजीकरण करने की आवश्यकता क्या थी, सबको सीधा खाते में आप सब्सिडी भेज देते अगर भेजना था। आज क्यों 5 साल पहले से भेज सकते थे, 4.5 साल पहले से। आपने बिजली के दाम इतने बार क्यों बढ़ाए जबकि घोषणा पत्र में लिखा था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। आपने यहाँ की डिस्कॉम की ये हालत फिर बना के कैसे रख दी। जो माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने यहाँ की डिस्कॉम को तंदुरुस्त बनाया, मजबूत बनाया, ऋण से मुक्त किया। आपने तो उठा के फिर डिस्कॉम की ऐसी हालत बना दी क्योंकि आपने कोयला का भी भ्रष्टाचार किया, महंगे से महंगा कोयला लिया, महंगी बिजली जनता को बेची और उसके बावजूद डिस्कॉम को भी बुरी तरीके से तकलीफ में डाल दी। तो ये सब पैसा गया कहां, कौन है इसके पीछे, क्या साजिशें रची गई राज्य में। जब सवाल ये सब बाहर आने लगे, जब जनता ने प्रश्न उठाने शुरू किए, मीडिया में खबरें आने लगी तो सोचा चलो कुछ ना कुछ दे देते हैं। देने की स्थिति ना हो, देने की नियत ना हो तो चलो घोषणा तो कर ही देते हैं। जनता को घोषणाओं से हमने इतने सालों तक लुभा के रखा, एक बार और ही सही। लेकिन वो भूल रहे हैं कि आज भारत की जनता ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसके काम करने का ढंग, उसकी सोच, उसकी मानसिकता, उसके कार्यक्रमों का प्रभाव जो एक एक घर तक, एक एक गांव तक, एक एक कस्बे में पहुंचा है, उस प्रभाव को देखते हुए ये झूठे वादे या आश्वासन अब जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, जनता को गुमराह नहीं कर सकते। अब भारत के 140 करोड़ देशवासी जिनकी रोजमर्रा की समस्याओं को, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान हो, स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे वो शिक्षा हो, इन समस्याओं को केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाधान करने के लिए इतने सारे जो काम किए हैं, धरातल पे किए हैं, जो सीधा लोगों के घर तक पहुंचा है, जिसको हम सब अनुभव करते हैं, हम सब जाके देख सकते हैं। अब ये देश की जनता नए आशा, नए अपेक्षा, नए उमंग के साथ जीना चाहती है। अब ये देश के हमारे युवा युवती तुष्टीकरण और कमजोर व्यवस्थाएं नहीं देखना चाहते। हमारे देश की जनता अब सशक्त हो गई है। हमारे देश की जनता, हमारे देश का युवा युवती आज मेहनत करने के लिए तैयार है। 108 यूनिकॉर्न यानी एक एक कंपनी की 7,500-8 हजार करोड़ से ज्यादा उसकी वैल्यू खड़ी हो गई है। ये जो युवा युवती काम करते हैं, ऐसे युवा युवतियों ने ऐसे नए नए विचार, नए नए खोज
नए नए इनोवेशन से ऐसे स्टार्टअप्स खड़े किए हैं जिनका विश्व में आज नाम है, प्रसिद्धि है। कहा 9 वर्ष पहले विश्व की जो 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाएं थी उसमें भारत का नाम आता था, जिसको फ्रैजाइल 5 यानी जो कमजोर, बड़े निहत्थे 5 इकोनॉमीज हैं विश्व में, उसमें से भारत एक थी। 2014 में जब मोदी जी आए, 9 साल बाद हर भारतवासी को गर्व है कि अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके मेहनत से, हमारे युवा युवतियों की कठोर परिश्रम से मैं आज भविष्यवाणी करके जाता हूं कि आज से 5 साल बाद भारत विश्व की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। जो आज भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर में $3.5 ट्रिलियन की मानी जाती है, $3.5 ट्रिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था आज भारत की है। 2.5 लाख करोड़ लगभग, ये बढ़कर 10 गुना यानी $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आज से 25 साल बाद जब अमृतकाल समाप्त होगा, भारत के 100 वर्ष आजादी के पूरे होंगे, तब हम आज से 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था बनके अपने विश्व में एक सही स्थान, भारत की सही विश्व गुरु की पहचान बनने का काम करने का सामर्थ्य आज भारतवासियों में। आप सबने केजरीवाल जी और उनकी सरकार का भ्रष्टाचार देख लिया है, तो आपको समझ में आता है कि केजरीवाल जी कहने को तो IIT से इंजीनियर है, IRS ऑफिसर रहे, शायद उन्होंने ये भी भली भांति क्लास सीख ली है कि भ्रष्टाचार में कैसे अव्वल नंबर लाना चाहिए, और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, जो ढकोसलेबाजी में ही विश्वास रखते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे देश के सामने कि मैं तो स्कूटर और 3 व्हीलर पे ऑफिस जाऊंगा, मैं तो छोटे से 4 कमरों में रहूंगा। उन्होंने जिस प्रकार से एक तरफ शीश महल बनाया, अपने सुख में पता नहीं क्या क्या सुविधाएं, करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए की मार्बल की टाइलें, लाखों रुपए का एक टॉयलेट एक तरफ वो किया। उनके आधे मंत्रिमंडल तो मुझे लगता है शायद जेल जा चुके हैं, कुछ अभी तक जेल में है, कई लोगों को निकालना पड़ा है। पंजाब के मंत्री, पंजाब की सरकार को तो आए भी समय ज़्यादा नहीं, अभी से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस प्रकार से लिकर में, और बड़ा ही घिनौनी बात है कि हजारों करोड़ का स्कैंडल, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार, दिल्ली की सरकार लिप्त है और सीधी उंगली उठती है उनके मंत्रियों पे और मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री। ऐसा व्यक्ति क्या जाने, प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से देश की सेवा में दिन रात लगे, ऐसा व्यक्ति क्या समझ पाएगा उस गठवाड़ी के आदिवासी बेटियों का दर्द, जब वो टिन शेड में रहती थी, और सुख और खुशहाली और मुस्कुराहट जो मैं कल अनुभव करके आया, ये शायद उनके समझ के बाहर है और नासमझ लोग ही इस प्रकार के बयान। सर, मेरा तो 9 वर्ष से मैं मंत्री रहा हूँ, आप सब भी मीडिया के मित्र मेरे काम को देखते हैं, जानते हैं, लेकिन जैसा मुझे कल वो मैंने देखा, देख के हंसी आई
कि चलो गहलोत साहब आज इतने बौखला गए, इतने परेशान हो गए, इतने दिक्कत में आ गए मेरे एक छोटे से विजिट से कि आज उनको इस प्रकार के अनाप शनाप झूठे इल्ज़ाम लगाने पड़े। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदार व्यवस्थाओं से देश को आगे बढ़ा रही है। ये एक ऐसी पार्टी है जो पंजीकरण करके लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाने की कोशिश करती है। ये एक ऐसी पार्टी है जो जैम की ट्रिनिटी पहले देश में लागू करती है। हर गरीब को अधिकार देती है कि वो अकाउंट हो उसका, हर गरीब को पहचान पत्र देती है आधार से, हर एक के यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पहुँचाती है, जिससे आज देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से लगभग 29-30 लाख करोड़ रुपए करोड़ों परिवारों में सीधा उनके खाते में गए। हमने तो कोई ऐसा पंजीकरण नहीं कराया, हमने तो महीनों महीनों तक झूठे वादे नहीं दिए। जो बोलते हैं वो करते हैं और उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है। भ्रष्टाचार गहलोत जी के काम में होता है। भ्रष्टाचार गहलोत जी जिस प्रकार से लोगों को सोचते हैं कि मैं गुमराह करूं, उनको बेवकूफ़ बनाऊं, वो भ्रष्टाचार होता है। गहलोत जी के बच्चे जिस प्रकार का काम करते हैं, उन्होंने पहले अपने घर को सुधारना चाहिए। गहलोत जी के जो मंत्री और विधायक आज जो त्रस्त कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में तंग कर रहे हैं, पहले गहलोत जी आप उनको ठीक करिए। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से लोगों के बीच में जाती है, लोगों का प्यार और समर्थन उनको उनके काम के बलबूते पे। पर छूट क्या दी? 16 बार तो बिजली के दाम बढ़ाए। पेट्रोल में मैंने अभी बताया, पेट्रोल डीजल में केंद्र सरकार बार बार कम कर रही थी दाम, आपने 1 रुपया भी वैट कम नहीं किया। क्यों आज सबसे महंगा है पेट्रोल डीजल? और इतने वर्षों से, तो इतने वर्षों पहले आपको चिंता क्यों नहीं हुई कि मुफ्त में बिजली दी जाए? अब 4.5 साल से है ना। आप घोषणा पत्र आप देखिए जरा, कांग्रेस का 2018 का घोषणा पत्र में पूरे ढकोसले हैं, पूरे झूठे वादे हैं। तो ये भारत की जनता और खासतौर पे राजस्थान के लोग तो माहिर हैं। राजस्थान के लोग तो विश्व में प्रसिद्ध हैं, बड़े समझदार होते हैं। वो ऐसे आखिरी में दिए हुए दया खाता के हिसाब से जो बता रहे हैं कि मैं बस पंजीकरण करूंगा, 1-2 सिलेंडर का पैसा कुछ लोगों तक पहुंचाऊंगा और जीत जाऊंगा, ये राजस्थान की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम ना करें गहलोत जी। गहलोत जी ईमानदार सरकार दे राजस्थान को, बचे कुचे जो महीने कम से कम उसमें कुछ ढंग का काम करें, सशक्त बनाएं यहाँ के लोगों को, बजाय के झूठे आश्वासन और पंजीकरण में समय खराब है। बेबुनियाद आरोप लगाने को तो कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई उनके पास। और आरोप देखिए किस पे लगा रहे हैं, अपने खुद के विधायकों पे लगा रहे हैं, अपने खुद के विधायकों को हॉर्सेस बोल रहे हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तो सभी विधायक दल लेके उनके घर पे धरना बोल रहा होता, उनके विधायकों के साथ के आप हमें क्या हॉर्सेस समझते हो? और फिर जाके वो उन्हीं हॉर्सेस को मंत्री भी बनाते हैं। यानी राजस्थान की जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात है कि आप एक तरफ अपने विधायकों को, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को, आप पहले उनको हॉर्सेस बोलते हो, आरोप लगाते हो कि भ्रष्ट है, खुद आरोप लगाते हो कि एक ने पैसा खा लिया, और फिर उनको ही मंत्री बनाते हो कि आपकी सरकार में आके भ्रष्टाचार करें। तो मुझे लगता है ये सेल्फ गोल कर रहे हैं गहलोत जी। शायद राहुल गांधी जी के बाद अब नया एक व्यक्ति उभर रहा है भारत की राजनीति में, जो खुद ही अपने मुंह से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने में माहिर है। जिनका परिवार, इनकी मां विधायक के रूप में, इनके पिता भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, इनके पिता पूरे पार्टी के ट्रेजरर के रूप में, ये खुद बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर रहे। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बड़े बड़े मंत्रालय संभालने का काम करा। इनके पास 90,000 करोड़ का ऋण चढ़ा हुआ था राजस्थान के ऊपर। उस समय इन्होंने उस ऋण को अपने फॉर्मूले से उसको कम करा। भारतीय जनता पार्टी की उस समय की यहाँ पे जो सरकार थी उसको ताकत दी। अब 2013 के समय
आपने पढ़ा होगा कोयला घोटाला, बड़े बड़े जीरो लगते थे, इतने बड़े घोटाले हुए थे। देश की कोयले की जो खानें थी वो कुछ परिवारों के पास पहुंच गई थी। देश को नुकसान हुआ था, कुछ परिवारों को फायदा हुआ था। मोदी जी ने वो सभी कोयले की जो खानें थी उनका आवंटन रद्द करा। पीयूष जी ने एक नया फॉर्मूला लगाकर उसका ऑक्शन करा और हजारों करोड़ों का फायदा भारत की सरकार को, भारत को हुआ। सीएम के पोस्टर के लिए, सीएम के पोस्टर की सुरक्षा देने के लिए पुलिसकर्मी खड़े पड़ने पड़ते हो, जहां पर बार बार इनके मंत्री एक होटल में जाकर रुक जाते हो, जहां पर इनकी पुलिस की इंटेलिजेंस इसलिए नहीं इकट्ठा कर रही कि नागरिकों को सुरक्षित रखना है, वो इंटेलिजेंस ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है कि इनके विधायक कौन कौन कूद के भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, इनके मंत्री कौन कौन अमित शाह जी से बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं। इनको घबराहट इसी बात की है पिछले 4.5 साल से। तो मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, बड़ा सरल सा। एक तरफ मोदी सरकार के 9 वर्ष और एक तरफ गहलोत सरकार के, मैं गहलोत नहीं बोलता, मैं गहलूट बोलता हूं क्योंकि राजस्थान में लूट मचा रखी है। एक तरफ गहलोत सरकार, फर्क बिल्कुल साफ है, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ मोदी सरकार और एक तरफ गहलोत सरकार। अब अचानक से गहलोत सरकार को चिंता, चुनाव सर पर आ गए। अभी तक तो खुद ही की चिंता करी थी, अब तो चुनाव आने हैं। लेकिन ये मैं पहले भी कह चुका हूं, कई लोग उनको जादूगर कहते हैं। जादूगर जब मंच पर होता है तो हाथ हिलाता है ऐसे जोर से, सबका ध्यान हाथ की तरफ हो जाता है, लेकिन घोटाला तो बाएं हाथ से कर रहा होता है। जितना भी घोटाला है वो बाएं हाथ से हो रहा है। हाथ यहां पे राजस्थान में ये जो घूस दी जा रही है, इन आखिरी 2 महीने में राजस्थान की स्वाभिमानी जनता को घूस दी जा रही है, ब्राइब करा जा रहा है, उनको भ्रमित करने के लिए हाथ हिलाया जा रहा है कि हम ये मुफ्त कर रहे हैं, हम वो मुफ्त कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सरकार में तो 4.5 साल पहले से थे, तब तो चिंता नहीं हुई। अब केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और वो जानते हैं कि राजस्थान की जनता सरल है, बहकावे में आ जाएगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस बार राजस्थान की जनता इनको सजा देने को तैयार है? इस बार राजस्थान की जनता इनको सजा देगी? यह देना बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है? यहां युवा बैठे हुए हैं, आपके बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़ें, आप उनको पढ़ाते हैं ताकि वो इम्तिहान दें। लेकिन गहलोत साहब तो सोचते हैं कि इम्तिहान देना से क्या फायदा, घूस दीजिए, पैसे दीजिए। जो एकेडमीज हैं, जो इनके कुछ परिवार वाले चलाते हैं, उनको पैसे दीजिए, घूस दीजिए, तो पेपर मिल जाएगा। क्योंकि राजस्थान के अंदर इम्तिहान नहीं होते, वो सिर्फ ढकोसला है, दिखाने के लिए होता है। क्योंकि एक नहीं 16 बार जब पेपर लीक हो रहा है राजस्थान में, तो कहां है विश्वास इस सरकार के अंदर? इस सरकार पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इस सरकार निकम्मी है और पूरी की पूरी तरह से एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इनको सिर्फ अपनी सत्ता संभाल के रखनी है, यह हालत हो रखी है। आज पूरे देश के अंदर पीने का पानी घर घर पहुंचाया जा रहा है। आप बताइए, राजस्थान के अंदर पीने के पानी की कमी तो बड़े लंबे समय से है। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा राजस्थान में, और देश में कोई ऐसा पहले प्रधानमंत्री नहीं रहा जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया हो कि हम घर घर पीने का पानी
पहुंचाएंगे। बहुत बड़ा संकल्प है ये, और वो भी तारीख तय करके कि 2024 तक हर घर में महिला को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सर पे मटका रख के नहीं लाना पड़ेगा, केवल एक टूटी को खोलना पड़ेगा और पीने का पानी आ जाएगा। यह संकल्प लिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, पैसा दिया राज्य सरकार को, लेकिन नंबर 1 तो हो रखी है दुष्कर्म में, नंबर 2 हो रखी है दलितों के अत्याचार पे, और पूरे देश के अंदर नंबर लास्ट हो रखी है पीने का पानी पिलाने में। कौन सा काम करा राज्य सरकार ने? पेपरों की रक्षा नहीं कर सकते, महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते, पीने का पानी पिला नहीं सकते, विधायकों को खुली छूट दे रखी है लूट की, केवल सत्ता संभाल के रखना है। राजस्थान की जनता ने क्या इसलिए उनको सरकार में बिठाया था? क्या राजस्थान जनता ने अगले 5 साल यही देखना है कि किस तरह से लूट मची रहे, या फिर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी जो संकल्प से काम करते हैं, जिस तरह से घर घर भारत की सरकार की योजना पहुंच रही है, देशवासियों का पैसा देशवासियों के पास जा रहा है। आपको मैं आंकड़ा दूं, आप बताइएगा जीरो कितने लगे हों। आज देश में 105 करोड़ लाभार्थियों के पास 29 लाख करोड़ रुपए उनके बैंक के खाते में जा रहा है। चोरी नहीं हो रहा, एक भी पैसा चोरी नहीं हो रहा, एक भी पैसा चोरी नहीं हो रहा, सारे खाते में जा रहे हैं। यह फर्क है मोदी सरकार में, और यह फर्क है यहां की गहलोत सरकार के अंदर। इसके अंदर उसको मिट्टी में मिलाने का काम राजस्थान की अभी कांग्रेस की सरकार कर रही है। चाल इनकी बिगड़ी, लेकिन चेहरा राजस्थान का बिगड़ रहा है, और एक राजस्थानी होने पर ना मुझे मंजूर है, ना मेरे राजस्थान वासियों को यह बात मंजूर है। तो इस बार बदलाव निश्चित होना चाहिए। ये पूर्व सैनिक जो है आज बहुत छोटी मात्रा में यहां पर है, इनका माननीय पीयूष जी एक बहुत बड़ा समूह है जो पूरे हर वर्दी वाला, चाहे वो बीएसएफ वाला हो, सीआरपीएफ हो या सेना वाला हो, ये सब तैयार खड़े हैं मोदी जी के साथ रहने में। ये 40 वर्ष से जिस 1 रैंक 1 पेंशन के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दस्तखत से इनको 1 रैंक 1 पेंशन दिलाई, इनको इज्जत दिलाई। आज सरहद पर, बॉर्डर पर 4 गुना ज्यादा सड़कें बन रही हैं, पुलिये बन रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे कि सोने की चिड़िया है भारत। आज इस पीढ़ी को जो जीवित है, इस धरती पे चल रही है, जो हिंदुस्तानी है, आज हमें यह जिम्मा मिला हुआ है, यह हमें अवसर मिला है कि इस अमृत काल में अगले 25 वर्ष में हम एक ऐसा भारत बनाएं जो दुनिया के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, और आज के वक्त में ये सोने की चिड़िया बने, ये हम बना सकते हैं। तो ये प्रचार करना, ये जनता को बताना, जागरूक करना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। यहां हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं बड़ी तादाद में, हमारे कई सीनियर कार्यकर्ता हैं, हमारे मौजूद कार्यकर्ता हैं। ये लगातार उस समय से पार्टी को ताकत देते आ रहे हैं जिस समय पार्टी का एक वोट नहीं होता था गांव के अंदर, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बना दिया। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि हमें आगे बहुत बड़ा काम करना है और मजबूती से काम करना है। आज आपको यहां पर पाके हमें बहुत प्रसन्नता है, हमारे लिए आशीर्वाद है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 24 घंटे साथ में रहते हैं, आप उनका हर भाव जानते हैं, किस संकल्प से वो, किस श्रद्धा से वो भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं और एक एक देशवासी के लिए काम कर रहे हैं। खास तौर से वो जो वंचित रहे हैं, खास तौर से उनके लिए जो सिर्फ वोट बैंक होते थे लेकिन उनके लिए काम नहीं होता था।
आज देश की दशा दिशा बदली है, उनके साथ आप रोजाना रहते हैं। हम सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या विजन है और प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से हम सब के साथ मिलकर इस देश को बदलेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप यहां पर आए अपना समय निकालकर, आपका आशीर्वाद इस 9 वर्ष के अंदर, आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष हुए। हम कोई जश्न नहीं मना रहे, हम आतिशबाजी नहीं कर रहे, हम आपके सामने नतमस्तक होकर आपको धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आपकी ताकत से ही आज प्रधानमंत्री मोदी जी को इतनी ताकत है कि जब दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरे देश का राष्ट्रपति उनके पांव छूने को तैयार हो जाता है, उनको बॉस कह के बुलाता है। यह फर्क है आज। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।